हेलो स्टूडेंट, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है इंटर लेवल का टॉपिक है। जो हम आज टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका मैट्राइसिस है। मैट्राइसिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह का जो यूनिक नेम होता है मैट्रिक्स होता है। इसमें हम देखते हैं कि देखिए मैट्रिक्स जो है, मैट्राइसिस का यूनिक नेम जो होता है मैट्रिक्स होता है। ठीक, इसमें अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सन 1850 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सन 1850 ईस्वी में किया था और इसके बाद आर्थर कैले ने सन 1858 ईस्वी में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। कहने का मीन्स ये है, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में किया था। इसके बाद उन्होंने एक अदर मैथमेटिक्स थे जिनका नाम था आर्थर कैले ने। इन्होंने मैट्रिक्स के बारे में इन्होंने विधिवत अध्ययन किया था, वो भी सन 1858 ईस्वी में। इन्होंने यह बताया था कि मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग रैखिक समीकरण निकाय, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में किया। आर्थर ने बताया था कि मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग रैखिक समीकरण निकाय में हल करने के लिए किया जाता है। और आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने देखा, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ चुके होंगे रैखिक समीकरण के बारे में। अगर x की पावर 1 होती है तो हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं, या इसका अगर हम व्यापक रूप की अगर बात करते हैं तो ax + b = c कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए उसी प्रकार अगर हम उसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं तो उन्होंने ये बताया था कि अगर हम रो में बात करते हैं एक लाइन, यानी a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + a, देखो यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ मैं 1 ही लिखूंगा और 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो यानी मैं xn लिखूंगा। और आगे अगर लेट करते हैं तो यहाँ हम लोग b1 लेट कर लेते हैं।
सिमिलरली अगर इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो a21 x1 लिखेंगे, a2 2x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट डॉट a2n। यहाँ भी थोड़ा देखिए मिस्टेक हो गया है, a1n की बात करेंगे तो a2n होगा xn इक्वल टू b2। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं यानी a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस डॉट डॉट a3n xn इक्वल टू b1 b2 एंड b3। अगर हम देखें कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा m, और ये देखिए कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूँगा। इसके बाद ये भी कांस्टेंट है यानी x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डॉट डॉट a देखिए 1 2 3 ये चेंज हो रहा है तो ये मैं यहाँ पे m लिखूँगा, ये n कांस्टेंट है ये mn लिख दूँगा, और ये भी कांस्टेंट है xn, और यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है bn। तो उन्होंने आर्थर कैले ने रैखिक समीकरण को इस प्रकार उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसमें अगर हम देखते हैं आर्थर कैले के सिद्धांत के अनुसार देखिए इन्होंने इस एलिमेंट को एक आयताकार सारणी के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया। आइए देखते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हमें एक आयताकार सारणी के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलिए हम लोग पहले एलिमेंट्स को व्यवस्थित करते हैं। उन्होंने एक आयताकार सारणी बनाया। चलिए हम लिखते हैं a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n। इसके बाद a21 a22 a23 डॉट डॉट 2n। अब इसी प्रकार ये लेते हैं a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n। आइए इसके थोड़ा नीचे लेते हैं। देखिए यहाँ पे am1 लिखा है am1। इसके बाद देखिए यहाँ पे a12 लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे am2 लिख देंगे। इसके बाद आइए यहाँ पे am3, आप am3 लिख दीजिए am3। इसके बाद डॉट डॉट बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में देखो ये नंबर क्या आ रहा है am_n। तो कहने का मतलब इसमें देखिए अभी हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, यानी m जो होता है ये नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करता है और n क्या प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें एक चीज और है। देखिए x1 की अगर हम बात करें x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इक्वल टू अगर हम बात करें तो देखिए b1 b2 b3, इसको भी मैंने बनाया b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जहाँ अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n a31 a32 a33
डॉट डॉट A3N, इसके बाद AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMAN। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। एंड ये वाला जो इक्वेशन मैट्रिक्स है इसको हम समझते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। यानी ये जो सारणी बनी है यह दोनों एक ऑपरेटर का वर्क करता है। क्या करता है? ऑपरेटर का वर्क करता है। यानी समीकरण 2 व 3 को आर्थर कैले ने मैट्रिक्स यानी आव्यूह, आर्थर कैले ने समीकरण 2 व समीकरण 3 को आव्यूह कहा। ये चीज उन्होंने बताया था कि मैट्रिक्स को हम इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये चीज था आर्थर कैले की डिस्कवरी। आगे आइए हम समझते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। आइए समझते हैं। mn संख्याओं, अगर हम संख्याओं की बात करें तो इसमें हम लोग वास्तविक या सम्मिश्र संख्या ले सकते हैं। mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। देखिए mn संख्याओं में अगर हम नंबर्स लेते हैं तो या तो हम लोग रियल नंबर लेंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों को हम लोग बोलते हैं m रोज। क्या बोलेंगे? m रोज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं m रोज। और n स्तंभों को हम लोग बोलते हैं n कॉलम बोलेंगे। n कॉलम को अगर हम एक आयताकार सारणी को हम लोग रेक्टेंगुलर एरी बोलते हैं के रूप में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाता है। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लेट किया, कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। हमने बताया था इसे एक आयताकार सारणी के रूप में क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले एक आयताकार सारणी हम लोग बनाएंगे। इसमें मैंने अभी बताया था मैट्रिक्स की डिस्कवरी में कि आर्थर कैले ने 1858 ईस्वी में इन्होंने इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन किया था। उसी को हम लोग लिखते हैं। देखिए A1 लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा, डॉट डॉट कहाँ तक?
1n तक। इसके बाद हम लेते हैं A21, A22, A23 डॉट A2n। इसके बाद A31, A32, A33 डॉट A3n। अब इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करें, देखिए अगर हम इसमें समझते हैं कि अगर मैंने इसको रो में लिखा है तो देखिए रो में अगर ये फर्स्ट रो है तो यानी यहाँ 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो यानी इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलेंगे। अगर हम कॉलम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है तो यानी ये फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे देखिए 2 लिखा है तो यानी ये सेकंड कॉलम है, और ये 3rd लिखा है यानी ये 3rd कॉलम है, और यहाँ देखिए यानी ये लिखा यानी इसका नंबर ऑफ n कॉलम्स हैं, यानी n कॉलम्स हैं। इसी प्रकार अगर हम रो की बात करें तो चलिए देखते हैं, डॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे मैं m लिखूँगा, और ये 1 कांस्टेंट है तो मैंने AM1 लिखा। इसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं AM2, AM3 डॉट AMN। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ रो, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो यहाँ पे mn संख्याओं के समुच्चय को m रोज, तो यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m हैं, तथा n कॉलम्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, देखिए n कॉलम्स हैं इसमें, तो मैंने लिखा m क्रॉस n। इसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो mn होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है, अवयवों की संख्या को, अवयवों की संख्या, यानी इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए आव्यूह की कोटि को हम लोग दिखाते हैं m क्रॉस n से, और अवयवों की संख्या की अगर बात करते हैं तो अवयवों की संख्या बात करें या कुल अवयवों की संख्या की बात करते हैं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू n से, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके जनरल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो a इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलेंगे, जनरल फॉर्म, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे A मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया तो ये इसका ये जो रेक्टेंगुलर बना है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AIJ, अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है m क्रॉस n, ठीक है। ये क्या करता है, मैट्रिक्स के व्यापक रूप को प्रदर्शित करता है। यानी A इक्वल टू यानी आयताकार सारणी में AIJ लिख दें और उसका जो ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n लिखेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जहाँ I इक्वल टू की बात करें, I होता क्या है, इसको हम लोग IV पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, IV पंक्ति। और J को क्या बोलेंगे, JV स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे, JV स्तंभ। और M आपका है क्या, M आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और n की अगर हम बात करें, n को हम लोग बोलते हैं स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। यानी अगर देखिए यहाँ पे I इक्वल टू मैंने अभी बताया कि I को हम लोग 1 2 3 4 5
डॉट डॉट, देखिए आई किसको प्रदर्शित करता है, एम को प्रदर्शित करेगा, यानी हम लोग यहाँ पे एम लिख देंगे। जे किसको प्रदर्शित करेगा, यानी 1 2 3 4 5, ये किसको प्रदर्शित करेगा, एम। यानी आई क्या है, आई भी पंक्ति है, जे क्या है, जे भी स्तंभ है, यानी आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। और जे की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक, यानी कुछ भी नंबर इसमें हम लोग ले सकते हैं। एम क्या प्रदर्शित करता है, पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और एन क्या प्रदर्शित करता है, स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए आई इक्वल टू मैंने बताया 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, एम तक। जे इक्वल टू मैंने बताया 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। आइए इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम आव्यूह को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम यहाँ भी लिख देते हैं, देखिए आव्यूह को हम लोग सामान्यतः बड़े कोष्टक, आव्यूह को सामान्यतः आव्यूह को सामान्यतः बड़े कोष्टक या मझला कोष्टक या छोटा कोष्टक या 2 खड़ी लकीर से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात एक चीज ये है कि अगर हम आव्यूह को रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़े कोष्टक, मझले कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट या 2 खड़ी लकीर से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज बात यह है, मझला कोष्टक का यूज बहुत ही कम होता है, यानी ये वेरी लेस होता है, और इसी प्रकार ये जो 2 खड़ी लकीर है ये भी वेरी लेस होता है, यानी इसका मैट्रिक्स में बहुत ही कम यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज इंटर लेवल में बड़े कोष्टक का यूज किया जाता है, और स्मॉल ब्रैकेट का हायर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। तो हम मैट्रिक्स में इस पॉइंट को, यानी इस आयताकार सारणी को हम लोग प्रदर्शित है, पूरी मैट्रिक्स में इसी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और उसके एलिमेंट, यानी देखिए मैंने एक आयताकार सारणी के रूप में इन्हें क्या किया, व्यवस्थित किया, यानी ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी और इसको हम लोग कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके एलिमेंट को हम लोग किस में लिख रहे हैं, कोष्टक के अंदर, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं तथा इनके अवयवों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो मैंने ये चीज सीख लिया कि आव्यूह का परिभाषा क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करें, यानी बड़े कोष्टक में, और उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने सीख लिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़े कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में आव्यूह का निरूपण क्या होता है और उसके एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। आइए समझते हैं आव्यूह का निरूपण और उसके अवयव के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो यानी आव्यूह का निरूपण और उसके अवयव को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आव्यूह का निरूपण क्या होता है और उनके अवयव क्या होते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं आव्यूह का निरूपण हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, यानी अल्फाबेटिकल, यानी A B C D डॉट डॉट कहाँ तक, Z तक से प्रदर्शित किया जाता है, और उनके एलिमेंट्स को, यानी जो संख्याएं होती हैं जो आव्यूह का निर्माण करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह के अवयव बोलते हैं। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, ठीक। आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का निरूपण, यानी इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसको हम समझते हैं आव्यूह का निरूपण,
आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का निरूपण, इसको हम लोग नाम भी बोल सकते हैं। आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लेटर। बड़े अक्षरों A B C D डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हम डिफिनेशन लिख देते हैं, संख्याएं जो आव्यूह का निर्माण करती हैं, संख्याएं जो आव्यूह का निर्माण करती हैं वह आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। अवयव कहलाते हैं। तो हम इस टॉपिक में आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी A B C D से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। और अगर आव्यूह के अवयव की अगर बात करते हैं, यानी जो आयताकार सारणी होता है, यानी संख्याएं जो आव्यूह का निर्माण करेंगी, आव्यूह का अगर जो निर्माण करती हैं वो सारे क्या होते हैं, आव्यूह के एलिमेंट्स होते हैं। आइए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे A इक्वल टू मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आप ये बताइए A है क्या, तो आप बताएंगे आव्यूह का नाम। क्या बताएंगे? आव्यूह का नाम। तो अगर हम आव्यूह के नाम की बात करें तो आव्यूह का नाम क्या है इसमें? A। यानी जो A है इसको हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं A मैट्रिक्स। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ये A मैट्रिक्स है। अगर हम अवयवों की संख्या की बात करें, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या देखिए, इसमें पहला एलिमेंट इसमें क्या है? A11 और दूसरा एलिमेंट देखिए A12 और तीसरा एलिमेंट देखिए A13। अच्छा ये बताइए आप, ये कहाँ तक जाएगा? ठीक है, अगर हम डॉट डॉट लिखना चाहें तो कहाँ तक जाएगा? लास्ट एलिमेंट यानी A33। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स है? आप बोलोगे ये A मैट्रिक्स है। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये A मैट्रिक्स, ये सारे एलिमेंट्स यानी ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अवयवों की संख्या को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम दूसरा मैट्रिक्स अगर लेते हैं, ये कोई B मैट्रिक्स है। चलिए मैंने B इक्वल टू लिख दिया। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं पूछूं इसमें नेम ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का नाम क्या है, तो क्या आप बताएंगे?
आव्यूह का नाम बी है, ठीक है। अगर हम इसमें अगर पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या बताएंगे? तो पहला एलिमेंट क्या है 1, और दूसरा एलिमेंट क्या है 2, और तीसरा एलिमेंट क्या है 3, और चौथा एलिमेंट क्या है 4, एंड पांचवा एलिमेंट क्या है 5, एंड छठा एलिमेंट क्या है 6। ये मैं कोई मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 -2 4 एंड 6 3 2 8 9। अब देखिए अगर हम इसमें अगर आपसे पूछते हैं ये सी क्या है तो आप बताएंगे ये कोई मैट्रिक्स है, यानी इसका नाम क्या है, नेम ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, नेम ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का नाम क्या है सी। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो देखिए इसमें पहला जो है 1 एलिमेंट है, और दूसरा क्या है -2 है, और तीसरा क्या है 4 है, एंड नेक्स्ट क्या है 6 है। इसी प्रकार 3 होगा, फिर 2 होगा, 8 होगा, फिर 9। तो इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइए हम इस नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम समझते हैं कि आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, यानी आव्यूह की कोटि क्या होता है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ होते हैं तो उसे हम लोग m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों तो उसे m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहा जाता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं आव्यूह की कोटि इक्वल टू हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं m क्रॉस n, ठीक। तो एक हम एग्जाम्पल समझते हैं आव्यूह की कोटि। जैसे अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, यानी मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 2 3 8 5 -2 1। अब देखिए इसमें हम अगर नंबर ऑफ रो की बात करते हैं तो इसमें देखिए इस प्रकार का जो लाइनिंग होता है इसको हम लोग रो बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज। एंड इस प्रकार का जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम पूछें इसमें कितने रो हैं तो आप देखिए ये फर्स्ट रो है, यानी इसको हम लोग R1 से दिखाते हैं, और ये बेटा आपका क्या है R2 रो है। और इसमें देखिए ये आपका कॉलम हुआ C1, और इसको हम लोग C2 यानी सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज माने इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। इसमें देखिए m का नंबर्स कितना है तो आप बताओगे 2, यानी रो की संख्या कितनी है 2 ही होगा। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं तो इसे हम लोग n से दिखाते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, इसको काउंट करिए 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 3। इसलिए अगर हम बात करें आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, m क्रॉस n से। अगर हम इसकी कोटि पूछें, m की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, क्रॉस n की वैल्यू कितना है 3। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं, अगर b इक्वल टू मैंने लिया 168, अब देखिए अगर हम इसमें देखिए रो अगर हम पहचानना चाहें तो रो को हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इस तरह की जो लाइनिंग होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। यानी इसमें देखिए ये आपका R1 से दिखाएंगे और ये आपको किससे दिखाएंगे, R2, और ये वाला R3। यानी ये सभी क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं। अब इसमें देखिए कॉलम की संख्या, यानी एक ही कॉलम यानी C1 से इसे दिखाएंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ रोज की, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें देखिए रो की संख्या कितने हैं, आप इसको काउंट करिए 1 2 3। तो यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग m क्रॉस m, m की वैल्यू कितनी है 3 है और n की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी कोटि क्या होगी 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हमें किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो पता करना हो तो इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इस तरह लाइनिंग का हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। और ये देखिए बेटा, ये मैंने जो डिनोट किया है, यानी देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या करता है, इसके एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखिए अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या है 3 है, इसमें कॉलम क्या है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये किसको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए एक नोट पॉइंट हम लेना चाहेंगे, तो नोट पॉइंट में यदि आव्यूह की कोटि, यदि आव्यूह की कोटि m क्रॉस n हो तो m और n का गुणनफल, m और n का गुणनफल अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, अर्थात अवयवों की संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n। देखिए अगर हम इसी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है 2 है। अगर हम इसको कॉलम की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे 3 बताओगे। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार अगर हम ऐसे भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपको फिर समझना पड़ेगा कि ये आपका मल्टीप्लाई है, यानी 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना 6 ही होगा। और इस मैट्रिक्स में देखो अगर हम इसका यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम देखना चाहें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखो इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है 3 है, इनटू चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 है, ठीक है। तो ये कितना है बेटा 3 इंटू 1 कितना होगा 3। अब देखिए बेटा इसमें अगर हम ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर इसको हम काउंट करना चाहें तो देखिए इसमें 1 हुआ 2 3 4 5 एंड 6। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी आई थी
6 ही आई थी। और इस बी मैट्रिक्स में अगर हम देखें, इसमें देखिए यहाँ पे 1 एलिमेंट था, यहाँ 2 था और यहाँ पे क्या था 3 था। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी आई 3। एंड अगर हम तीसरा एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कोई सी मैट्रिक्स लिया तो देखिए मैं इसमें लिख देता हूँ 1 8 5 3 -2 7। अब बेटा ये इसमें ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, या मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं m इंटू n। अगर देखिए m क्या प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करता है, और n क्या प्रदर्शित कर देगा, नंबर ऑफ कॉलम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर इसमें हम पूछें रो की संख्या कितनी है तो आप क्या बताओगे, 2 बताओगे। अच्छा इसमें कॉलम की संख्या अगर हम लोग पूछते हैं तो कॉलम की संख्या कितनी बताओगे, 3 बताओगे। अच्छा बताए 2 × 3 = कितना, 6 ही होगा। अब देखिए ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करके भी देखें, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह की कोटि को हम लोग जान सकते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट। आइए हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें हम देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए हमें 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम कोई ए मैट्रिक्स मानेंगे और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। जैसे मैंने ए = मान लिया, या हम इसको लिखते हैं जैसे लिखा मैंने, यदि दो आव्यूह A = Aij एंड B = Bij समान कहे जाएंगे यदि, देखिए इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ए कोई मैट्रिक्स लेंगे, A = Aij एंड B = कितना, Bij। ये समान तभी कहे जाएंगे जब उनका फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, उनका यानी किसी भी आव्यूह का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, उनके संगत एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आइए हम इसको लिख देते हैं कि वे समान कोटि के हों। समान कोटि का मतलब होता है, अर्थात हम लिख देते हैं, अर्थात पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। कहने का मतलब ये है वे समान कोटि के हों, अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात m × n = हम लोग लेट कर सकते हैं x × y। कहने का मतलब ये है इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या जितना होगा, सेम इसी प्रकार नंबर ऑफ x का भी होगा। इसी प्रकार अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करें, ये किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, उनके संगत अवयव समान होनी चाहिए। उनके संगत अवयव क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं Aij = कितना, Bij। ठीक है, ये क्या है, अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। कहने का मीन्स ये है Aij = कितना, Bij।
आई अभी मैंने बताया था आई होता क्या है, ये 1 2 3 4 मैंने बताया था, ये नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करेगा। और जे क्या होता है बेटा 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये समान कोटि के होने चाहिए, यानी इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n ये किसके बराबर होना चाहिए, यानी जो दूसरी मैट्रिक्स होगा x इंटू वाई के। इसमें सेकंड पॉइंट जो है इनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि ए आई जे इक्वल टू कितना बी आई जे, या हम इसको अगर मैं ए एम 1 लिखा तो b इक्वल टू कितना होगा, b11 होगा। तो यानी देखिए इसमें a11 जो है b11 के क्या है, बराबर है। आइए हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे अगर हम बात करेंगे a इक्वल टू मैंने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 एंड 3 एंड b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 एंड 3। तो इसमें देखो सबसे पहले हम ये चीज करेंगे इसकी, यानी समान कोटि। कोटि मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे क्या इस नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए इसमें ए मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, इसका अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट रो है और कॉलम की अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस 3। और सेकंड यानी जो बी मैट्रिक्स है इसमें भी हम ऑर्डर चेक करेंगे, देखिए इसमें 1 रो है और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है, यानी 1 क्रॉस 3। तो देखिए अगर हम इसमें समझना चाहें तो आव्यूह की कोटि देखिए क्या इक्वल है। तो देखिए ये 1 क्रॉस 3 है ए वाला और ये कितना है 1 क्रॉस 3, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखा जाए तो ये भी 1 क्रॉस 3 है और ये भी 1 क्रॉस 3 है। तो ये देखिए जो समान कोटि को, तो पहला यानी इसमें हम समझ सकते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर। अगर हम इसमें रो की संख्या अगर देखें तो इसमें कितना है 1 है और बी वाले में भी देखो इसमें 1 है और इसमें कॉलम की संख्या देखो इसमें 3 है, इसमें भी क्या है 3 है। यानी नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये, यानी ए मैट्रिक्स जो है ओ बी मैट्रिक्स से क्या है इक्वल है, यानी ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट चेक करेंगे कि ए आई जे इक्वल टू कितना बी आई जे, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। अब इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं यानी अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है कि नहीं। तो इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1 है और इसमें देखिए 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी क्या है 3 है। देखिए ए आई जे इक्वल टू कितना बी आई जे। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या है 1 है। अगर हम इसके अवयवों की संख्या चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी क्या है 1 है। अगर देखिए यहाँ पे 2 है, मैंने 2 लिखा तो यहाँ भी कितना है 2 है। और इसके बाद यहाँ देखो 3 है, 3 मैंने लिखा और यहाँ भी कितना है 3 है। तो देखिए अवयवों की संख्या भी क्या है बराबर है, यानी ए आई जे इक्वल टू कितना बी आई जे। तो कहने का मतलब दोनों सेटिस्फाई होंगे। अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए पहली चीज उसका ऑर्डर क्या है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। इसके बाद उनके संगत एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं ए जो है बी के बराबर है। ये आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हुआ। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जांपल और समझना चाहें, जैसे मैंने ए इक्वल टू लिया 1 2 4 एंड बी इक्वल टू 1 2 4। अब ये बताइए बच्चों, इसमें देखिए अगर हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करने के लिए अगर हम बोला जाए तो बी ए और बी मैट्रिक्स में क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप सबसे पहले इसमें चेक करेंगे इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें रो की संख्या कितनी है बेटा 1 है। और अगर कॉलम की संख्या अगर गिनना चाहें तो इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी 1 क्रॉस 3।
और इसमें अगर बी मैट्रिक्स में अगर आते हैं, रो की संख्या को अगर हम काउंट करते हैं, रो की संख्या को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, रो 3 आएगा। कॉलम्स की अगर बात करते हैं तो कितना होगा, 3 क्रॉस 1। तो क्या ये बताइए 1 क्रॉस 3 जो है वो 3 क्रॉस 1 के इक्वल है? बताइए नहीं, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, 1 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है। और अगर हम अवयवों की संख्या की बात करते हैं, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो समान है, लेकिन इसका ऑर्डर समान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसका संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें, ए बराबर बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स सीखा, इसके बाद अवयव की परिभाषा सीखा, इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा और उसके एलिमेंट्स को हमने सीखा। इसके बाद हमने क्या टॉपिक कवर किया, अवयव की कोटि क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक लिया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, ए और बी समान तभी कहे जाएंगे जब उनके अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी टॉपिक के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक लेके आएंगे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम अपने टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।